हेलो प्रिय छात्रगण, एमए सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस। मैं आप सभी को जो 15वां पेपर है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, उसके विभिन्न अध्यायों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसी पेपर के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के क्या समस्याएं हैं और क्या संभावनाएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे। The problems and prospectus of पंचायती राज सिस्टम। वर्तमान जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है, उसकी क्या समस्याएं हैं और इसमें क्या संभावनाएं छिपी हुई है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 73वां संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। एक वर्ष के अंतर्गत, एक वर्ष की अवधि के अंदर सभी राज्य सरकारों को अपने पंचायती राज अधिनियमों को 73वें संविधान संशोधन को ध्यान में रखकर, या यूं कहें कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आलोक में संशोधित करना था, अमेंडमेंट करना था। जो वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था थी उसमें, लेकिन राज्य सरकारों ने अपने पंचायत अधिनियम को अंतिम समय सीमा में पारित किया। राजस्थान, मणिपुर और केरल के अधिनियम तो अंतिम दिन अर्थात 23 अप्रैल 1994 को पारित हुआ, और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों में अधिनियम अंतिम दिन से एक दिन पहले पारित हुआ। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतें अपने स्तर पर अर्थात ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर अधिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने का कार्य करेंगे, जिसमें 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषय भी शामिल हैं। आप
कह सकते हैं कि पंचायतों का जो मुख्य कार्य है वह आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करना है, और इस कार्य के लिए पंचायतों को कार्यात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिना इस स्वायत्तता के पंचायतें जो है पूर्ण रूप से संभव नहीं है कि वे अपने संवैधानिक जिम्मेवारियों का निर्वहन कर सकें। इसके साथ साथ पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं वह सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कितने समर्थ हैं यह देखना भी जरूरी है, क्योंकि यदि उनके सामने आर्थिक सामाजिक समस्याएं रहेंगी तो वो अपनी भूमिका को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। पंचायती राज व्यवस्थाओं के जो समस्याएं हैं उसमें जो सबसे पहला समस्याएं हैं वह कार्यात्मक संबंधी है, कार्यात्मक चुनौतियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 का के अनुसार ग्राम सभा अपने स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। स्पष्ट है कि ग्राम सभा को कितने कार्य और शक्ति प्रदान किए जाएंगे यह राज्य विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यानी कि जो ग्राम सभा है वह किन किन कार्यों को करेगी और किन किन कार्यों को नहीं करेगी और उनकी शक्तियाँ क्या होगी, ये सारे विषयों पर निर्णय लेने का जो अधिकार है संबंधित राज्यों के विधानमंडलों पर छोड़ा गया। पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल आदि राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने ग्राम सभा को जो मात्र बातचीत करने की संस्था मात्र बताया है, क्योंकि इन राज्यों में ग्राम विकास से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना और विकास कार्यकलाप चलाना, विभिन्न गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों को चुनना, एकता व सौहार्द बनाना तथा ग्राम पंचायत द्वारा पिछले वर्ष का लेखा जोखा, आने वाले वर्ष के भावी कार्यक्रम आदि को इस सभा के सामने मात्र रखने और अनुमोदित करने का अधिकार इस सभा को दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य ने तो इस सभा को चुने गए प्रतिनिधि अर्थात पंच सरपंच को वापस बुलाने का अधिकार भी प्रदान किया है, राइट टू रिकॉल, लेकिन अधिकतर राज्यों ने इसे कोई विशेष अधिकार या शक्तियां प्रदान नहीं की है। अधिकतर राज्यों ने इस सुझाव प्रदान करने की संस्था मात्र रखा है और इसके द्वारा प्रस्तावित सुझावों को मानना या न मानना ग्राम पंचायत की इच्छा पर निर्भर है। यानी कि जो ग्रामीण स्तर की जो संस्थाएं हैं, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, सभी पर राज्य विधानमंडलों का कार्यों के संबंध में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। और जब ग्राम सभा के पास कोई अधिकार और शक्तियाँ ही नहीं है तो कैसे इसमें आम लोगों की भागीदारी हो सकेगी, क्योंकि वे सोचते हैं कि जब ग्राम सभा में कोई मुद्दा उठाने से लाभ नहीं है तो ग्राम सभा की बैठक में जाने की क्या जरूरत है। गरीब परिवार तो कहते देखे गए हैं कि हम ग्राम सभा की बैठक के चक्कर में अपनी एक दिन की मजदूरी नहीं खोना चाहते हैं। इस प्रकार से कार्यात्मक संबंधी जो समस्याएं हैं, जो पंचायती राज व्यवस्थाओं के संस्थाओं के जो कार्यात्मक स्वरूप है वह काफ़ी निराशाजनक है। उत्तर प्रदेश ने 18 विभागों के कार्यों को संबंधित प्रशासनिक आदेशों द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया है। हस्तांतरित जो कार्य है मात्र मॉनिटरिंग
और पर्यवेक्षण से संबंधित है, जबकि राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि 32 विभागों के कार्य पंचायतों को हस्तांतरित किए जाएंगे, लेकिन पंचायतों को ये कार्य मूलतः न के बराबर हस्तांतरित हुए। कागजी कार्यवाही अधिक हुई। बाद में जुलाई 1999 के आसपास राज्य सरकार ने पंचायतों को कुछ अतिरिक्त कार्य और शक्तियाँ हस्तांतरित की थी, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में अस्थिरता का माहौल है। प्रिय छात्रगण, उपर्युक्त कुछ उदाहरणों से स्पष्ट है कि पंचायती राज अधिनियमों में पंचायतों के जो कार्य हैं स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं। दूसरे सभी कार्य विकास से संबंधित हैं, जबकि विकास के साथ मानव जीवन से संबंधित भूमि लगान के रिकॉर्ड, जमीन की खरीद बेच, वन संपदा का प्रावधान, कानून व्यवस्था व छोटे मोटे झगड़ों के मुकदमों का निपटारा आदि कार्य भी हैं। लेकिन इस बारे में कोई खास प्रावधान पंचायत अधिनियमों में नहीं है। न्याय संबंधित कार्यों को देखें तो पाते हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों ने कुछ न्यायिक कार्य पंचायतों को दिए हैं। इसके विपरीत कर्नाटक और हरियाणा के जो पंचायत है, पंचायत अधिनियमों से न्याय संबंधी आदेशों को, न्याय संबंधी कार्यों को नए अधिनियमों में हटा दिया गया है। और इस प्रकार इन राज्यों ने जो विकेंद्रीकरण की ओर नकारात्मक कदम उठाया है। इस प्रकार पंचायतों के सामने जो चुनौतियां हैं वह अपने कार्य, अधिकार और शक्तियों को राज्य विधानमंडलों से कैसे साफ सुथरे तरीके से पंचायतों के तीनों स्तरों के लिए परिभाषित कराएं, यह चुनौती है कि हमारे क्या कार्य हैं और हमारे क्या शक्तियां हैं। ये पंचायतों के जो इकाइयां हैं, जो स्थानीय इकाइयां हैं तीनों स्तरों की, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जो राज्य के विधानमंडलों के कारण है। दूसरी जो समस्याएं हैं पंचायती राज व्यवस्थाओं के सामने, वह है वित्तीय चुनौतियां, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। पंचायतों को चाहे कितने ही कार्य सौंप दिए जाएं, लेकिन पर्याप्त वित्तीय साधनों के अभाव में वे सभी कार्य जो हैं अर्थहीन है। इसलिए पर्याप्त वित्तीय उपलब्धता होना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पंचायतों के तीनों स्तरों पर वित्तीय साधन जुटाने के क्या क्या स्रोत हैं और उन साधनों से कहां तक वे अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति कर सकते हैं, इसके बाद उपलब्ध अन्य साधनों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। पंचायतों की जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, पंचायतों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए राज्य वित्त आयोग गठन किए गए हैं। उनमें से कुछ ऐसी सिफारिशें हैं जिनका आलोचनात्मक अध्ययन किया जाना जरूरी है। राज्यों के पंचायती राज अधिनियम में वित्त संबंधी प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 ज के अनुसार तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 ज के अनुसार राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व सीमाओं के भीतर शुल्क, पथ कर और शुल्क लगाने का अधिकार दे सकती है। कुछ विशेष सीमाओं और नियमों के अंदर राज्य सरकार इन्हें चुंगी, शुल्क, महसूल, उगाही आदि के कुछ अधिकार दे सकती है। राज्य सरकार अपनी किसी समेकित निधि से भी
पंचायतों का अनुदान प्रदान कर सकती है। सरकार विभिन्न मदों की उधारी या साख के लिए धन लेने वसूलने के लिए पंचायत के माध्यम से जमा करने व निकालने का भी अधिकार दे सकती है, जिन्हें पंचायत अधिनियमों में वर्णित किया गया है। अधिकतर राज्यों में, जिनमें मुख्यतः बिहार, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर लगाने की अधिक शक्ति ग्राम पंचायतों को दी गई है, जबकि ग्राम पंचायतों के पास करों को लागू करने की पर्याप्त मशीनरी भी नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतें हैं वह गांवों के बहुत करीब हैं और वह ग्राम प्रधान या मुखिया या सरपंच दिल से भी नहीं चाहता कि कर लगाया जाए, क्योंकि ऐसा करने से वे लोगों के बीच अप्रिय नहीं बनना चाहते। आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में जिला स्तर पर स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कोई कर नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रायः सभी जगह कर लगाना या न लगाना सरकार की इच्छा पर निर्भर है। अतः स्थानीय स्तर पर कर लगाने या न लगाने की शक्ति पंचायतों के हाथों में न होकर राज्य सरकार के हाथ में है। पंचायती राज अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सभी करों की हिस्सेदारी का प्रावधान नहीं किया गया, जो विकेंद्रीकरण के विपरीत है। यानी कि पंचायती राज जो अधिनियम है उसमें जो राज्य सरकार द्वारा जो सभी कर लगाए गए हैं उसमें पंचायतों को कितना हिस्सा मिलेगा इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, जो विकेंद्रीकरण की जो भावना है उसके विपरीत है। क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में कौन कौन से करों की हिस्सेदारी राज्य सरकार और पंचायतों के मध्य होगी इसका जिक्र नहीं किया गया। इससे अर्थ निकलता है कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सभी करों का हिस्सा पंचायतों के साथ बांटना है। अधिकतर राज्यों ने कर हिस्सेदारी का जो प्रावधान मात्र भूमि राजस्व में किया है, जिसकी राशि कुल राज्य की आय की बहुत कम है। राज्य सरकारों को बिक्री कर की हिस्सेदारी पंचायतों के साथ करनी चाहिए थी, क्योंकि यह राज्य सरकार के पास अधिक आय वाला कर है। इसकी बहुत ही आवश्यकता है। पंचायतों के जो वित्तीय स्थिति है उसके पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसको कई संदर्भों में समझा जा सकता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1991-92 में पंचायतों की कुल आय में जनता का योगदान 1991-92 में 1% था तथा 93-94 में 12.52% था। 1995 में भी यह भिन्न था। ग्राम पंचायतों की आय के साधन के संबंध में भी राज्य सरकार द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। प्रिय छात्रगण, इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्थाओं के सामने वित्तीय संबंधी बहुत ही अधिक समस्याएं विराजमान हैं। अभी हाल ही में फरवरी 2000 के दौरान प्रिया स्वैच्छिक संस्था का 10 राज्यों का पंचायती
पंचायती संबंधी वित्तीय सर्वेक्षण बताता है कि पंचायतों के कुल साधनों में उनके स्वयं के जुटाए गए साधन बहुत कम होते जा रहे हैं। स्वायत्तता अनुपात अनुसार 1% से भी कम है, जो यह सिद्ध करता है कि पंचायतें जो हैं संपूर्ण रूप से राज्य सरकार पर निर्भर हैं, राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर हैं, राज्य सरकार के नीतियों पर निर्भर हैं। कहीं भी पंचायतों ने इतने साधन मुहैया नहीं कराए हैं कि वे अपने आप को स्वायत्त शासन की संस्थाएं कहला सके। उड़ीसा के राज्य वित्त आयोग ने पंचायतों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर 84,80.50 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान 1998-2004 के समय के दौरान लगाया है, जबकि पंचायतों की अनुमानित आय मात्र 158.77 करोड़ रुपये है। और पंचायतों के तीनों स्तरों पर देखा जाए तो ज़्यादा जिम्मेवारी है वह पंचायतों के सबसे निचले स्तर पर अर्थात ग्राम पंचायत की है, जबकि पंचायत के इस स्तर पर कर्मचारियों व अन्य संरचनात्मक सुविधाओं की कमी है। परिणामस्वरूप अगर ग्राम पंचायत को कर लगाने का अधिकार दिया भी है तो ग्राम पंचायत इस अधिकार को अपने स्तर पर कर्मियों व अन्य संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव में लगा नहीं पाती। उपयुक्त अभावों के कारण ग्राम पंचायतों की जो अतिरिक्त साधन जुटाने की क्षमता जो है वह कमज़ोर हो जाती है। फिर छात्रगण, इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्थाओं के सामने जो वित्तीय समस्या है वह काफ़ी गंभीर है, जिसके अभाव में वित्तीय समस्याओं के अभाव में वह अपने कार्यों को नहीं कर पाती है और कुछ जनप्रतिनिधियों के रवैये के कारण भी यह समस्या और गहराती जा रही है। प्रिय छात्रगण, जो पंचायती राज व्यवस्थाओं के सामने जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वह प्रशासनिक चुनौतियां हैं, प्रशासनिक समस्याएं हैं। 73वें संविधान संशोधन की धारा 243(6) के अनुसार पंचायतें स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं, जिसका अर्थ है कि पंचायतों को कार्यात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में पंचायतों के क्या क्या कार्य हैं उनका पंचायत के तीनों स्तरों पर उचित विभाजन और कार्यकलापों के लिए पर्याप्त वित्त की उपलब्धता आवश्यक है, ताकि आवंटित कार्यों को प्रभावी रूप से ये संस्थाएं संपन्न कर सकें। इन दोनों के अलावा जरूरी है कि पंचायतों का राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त वातावरण में कार्य करना तथा उसके पास पर्याप्त कार्मिकों का होना यानी कि कर्मचारियों का होना जरूरी है, क्योंकि अगर उनके पास कार्य और वित्त दोनों हैं, कार्य करने की शक्तियाँ भी हैं और वित्तीय साधन भी हैं, और लेकिन कार्य संपन्न करने के लिए बिना नियंत्रण वाला वातावरण और बिना नियंत्रण वाला एटमॉस्फेयर नहीं है, वातावरण नहीं है, परिस्थितियाँ नहीं हैं और ज़रूरी कर्मचारी नहीं हैं, तो पंचायतें अपनी जिम्मेवारी जो है वह प्रशासनिक ढंग से नहीं निभा सकती है, अपनी जिम्मेवारियों को अमलीजामा नहीं पहना सकती है। प्रशासनिक मुद्दों के संबंध में अनेक चुनौतियां हैं। प्रशासनिक चुनौतियों के तहत
पंचायतों पर राज्य सरकार व नौकरशाही का नियंत्रण, पंचायतों का क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पर राज्य सरकार का नियंत्रण भी प्रमुख है। प्रिय छात्रगण, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में भी राज्य सरकार का पंचायतों पर पूर्ण नियंत्रण है। सरकार पंचायत के किसी भी काम की जांच पड़ताल कर सकती है, उसके किसी आदेश को निलंबित कर सकती है और उसे आदेश दे सकती है या उसे भंग कर सकती है। उसके मामलों की जांच करा सकती है और अगर चाहे तो पंचायतों की शक्तियों को अपने किसी अधिकारी को हस्तांतरित कर सकती है, प्रत्यायोजित कर सकती है, यानी कि संबंधित निकायों के अधिकारों को अधिकारियों के हाथों में दे सकती है। पंचायतों को प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि उनके अपने कार्मिक हों। इसके लिए ज़रूरी है कि उनका अपना कार्मिक काडर हो, लेकिन राज्यों में पंचायतों को प्रशासनिक अधिकारी व अन्य स्टाफ राज्य सरकार के द्वारा ही नियुक्त, स्थानांतरित और नियंत्रित किए जाते हैं। वैसे गुजरात और राजस्थान में पंचायतों के अपने काडर स्थापित करने का प्रावधान है। इसके लिए चयन बोर्ड बनाने का प्रावधान है। प्रिय छात्रगण, बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 85(5) में भी पंचायत काडर गठित करने का प्रावधान है, लेकिन कहीं पर यह प्रभावी ढंग से आज तक क्रियान्वित नहीं हो सकी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य सरकार ने जनपद पंचायत की सिफारिशों पर स्कूल अध्यापकों की भर्ती का प्रावधान किया है, जो कुछ हद तक उचित होता है, लेकिन शिक्षाकर्मी का वेतन कम होने के कारण इस व्यवस्था में प्रतिभाशाली व्यक्ति शायद ही आ पाते हैं। प्रिय छात्रगण, प्रशासनिक समस्याओं के अभाव में प्रशासनिक समस्याओं के चलते जो पंचायती राज व्यवस्था की जो इकाइयां हैं वह अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। प्रिया नामक स्वैच्छिक संस्था व उसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों का अध्ययन बताता है कि ग्राम पंचायत में समाज के कमजोर तबकों से सचिव का रुख ज़्यादातर या तो उदासीन या पूरी तरह शत्रुतापूर्ण होता है। मात्र 10% मामलों में ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रधान और पंचायत सचिव में अच्छे संबंध थे। यही कारण है कि पंचायतों का अपने सचिवों पर नियंत्रण नहीं है। प्रशासनिक चुनौतियों का जो प्रश्न है वह महिला प्रतिनिधियों से भी जुड़ा है। यह सर्वविदित है कि पंचायतों में महिलाओं का जो 33% और कुछ राज्यों में 50% आरक्षण है, और इन संस्थाओं में चुनकर आई अधिकतर महिलाएं जो हैं अनपढ़ हैं और गरीब समाज से हैं, तथा उनको घर से बाहर जाने का अनुभव नहीं के बराबर है। और ये महिलाएं जब पंचायत के कार्य से घर से बाहर जाती हैं तो उन्हें चारों ओर पुरुष एवं अधिकारी एवं कर्मचारी नजर आते हैं। घूंघट का झंझट उन्हें और परेशान करता है। ऐसे परिस्थिति में खुलकर अपनी बात पुरुष अधिकारियों और कर्मचारियों से नहीं कर पाती। अगर कार्यालयों में महिलाएं भी
अधिकारी व कर्मचारी हों तो महिला प्रतिनिधियों की परेशानी को आसानी से समझ सकती है। इसीलिए वर्तमान नौकरशाही में कम से कम 33% आरक्षण होने के कारण महिला पंचायत प्रतिनिधियों के सामने प्रशासनिक ढांचा स्वयं में भी चुनौती है। प्रिय छात्रगण, अनुभव बताते हैं कि पंचायत के तीनों स्तरों पर कर्मियों की बहुत कमी है। कुछ राज्यों में तो ग्राम पंचायतों के पास कर्मचारी जो हैं नहीं के बराबर है। पंचायतों के मध्य और उच्च स्तर पर कुछ राज्यों को छोड़कर स्टाफ कम ही नहीं है, बल्कि जो कुछ हैं भी वह पंचायतों के कार्यों से संबंधित नहीं है। 73वें संविधान संशोधन को ध्यान में रखकर राज्यों ने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन भी किए हैं, लेकिन फिर भी पंचायतों को प्रशासनिक दृष्टि से सशक्त करने के पक्ष में राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा नहीं दर्शाई है। पंचायतों को संस्थागत दृष्टि से मजबूत करने में शायद राज्य सरकार के नेतृत्व व नौकरशाही की अंतिम प्राथमिकता है। प्रिय छात्रगण, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।